हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं इस कहानी का भाग 18वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सिंगानिया हवेली में आयांश के रूम में रात को प्रथम डिनर करके उसके रूम में आता है। वहाँ आयांश मुंह फुलाकर अपने हाथों को फोल्ड करके बैठा था। नेत्रा उसके पास बैठी थी। प्रथम उनको देखकर समझ रहा था कि उनका बेटा आज किसी बात के लिए नाराज है या किसी बात के लिए जिद कर रहा है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और नेत्रा को इशारों में पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ हमारे बेटे को। नेत्रा नाम में सर हिलाती है और आंखों में इशारा से कहती है कुछ भी नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही जिद कर रहा है, आप ध्यान मत दो, मैं इसको संभालूंगी। आयांश प्रथम को हक करके उसकी गोद में बैठता है और अपनी मासूम सी शक्ल के साथ कहता है, पापा मम्मी ने तो मना कर दिया, आप मुझे जो मैं चाहता हूँ वो दे सकते हैं क्या। नेत्रा उसको ना में सर हिलाकर मना करने का इशारा करती है, लेकिन प्रथम को क्या पता था कि आयांश उससे क्या मांग रहा है। और उसे लग रहा था आयांश चॉकलेट या कोई खिलौना चाहिएगा, उसके लिए वो डिमांड कर रहा है। प्रथम नेत्रा को इशारों में कहता है कि वो सब संभाल लेगा। फिर वो आयांश को कहता है, हाँ पापा आपको जो चाहिए वो देंगे, क्या चाहिए आपको। अपने पापा से आयांश खुश होकर कहता है, पापा मुझे मेरे छोटे भाई बहन चाहिए, आप मुझे वो ला कर दो, मुझे छोटे बेबी के साथ खेलना है। आयांश की बात सुनकर प्रथम की आंखें सर्द हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्सा उतर आया था। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है क्योंकि वो आयांश और नेत्रा के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। जिस बच्चे की चाह की वजह से उसका प्यार उसकी ज़िंदगी से चला गया था, अब वो कभी भी किसी दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। आज आयांश उसको दूसरे बच्चे के लिए कह रहा था। प्रथम नेत्रा की तरफ देखता है, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो प्रथम की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। पहले ये जिद आयांश ने नेत्रा से की थी, उसने पहले ही उससे मना किया था। नेत्रा को देखते ही प्रथम का सारा गुस्सा शांत हो गया था। वो कुछ सोचकर आयांश को प्यार से कहता है, आपको छोटा भाई या बहन चाहिए ना। आयांश खुश होकर हाँ में सर हिलाता है तो प्रथम उसे कहता है, आप अपने अंगद चाचू और महक मासी को कहो, वो आपको छोटा बेबी जल्दी से ला कर दे देंगे। पापा के पास तो पहले से आप होना, वो दूसरे बेबी का क्या करेंगे। आयांश उसकी गोद से उठता है और उन दोनों को देखने लगता है। वो कहता है, मम्मी ने भी मुझे यही कहा था पहले। प्रथम और नेत्रा साथ में कहते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, उनको ही कह दो ना आप। आयांश कहता, अरे आप दोनों को इतना नहीं पता, छोटा बेबी पापा मम्मी ही ला कर देते हैं। रवीश चाचू ने मुझे आज ही कहा था ये, आप दोनों ही मुझे छोटा भाई या बहन ला कर दे सकते हो और कोई नहीं। आप दोनों का ही बेबी मेरी तरह क्यूट होगा और किसी और का बेबी नहीं। मुझे क्यूट सा बेबी चाहिए। प्रथम को अब सारी बातें समझ में आ रही थी कि उसके मन में ये बच्चे वाली बात किसने डाली। अब उसको रवीश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके सामने अगर रवीश होता तो वो उसको कल की ही तरह एक मुक्का मारता। प्रथम आयांश को कहता है, रवीश चाचू तो पागल है, उनकी बातों को नहीं सुना करो, आप सारे बच्चे क्यूट होते हैं। अंगद चाचू का बेबी भी आपका छोटा भाई या बहन होगा, वो भी आपकी तरह ही क्यूट होगा। कल आप अपने चाचू को डिमांड करना बेबी की, वो आपको जल्द से आपका छोटा सा भाई या बहन ला कर देंगे। आयांश उसको कहता है, नहीं रवीश चाचू पागल नहीं है, ना ही मैं अब कोई बेबी हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब आप दोनों अपने रूम में जाओ और जल्दी से मेरा बेबी लेकर आओ। आज से मैं अपने रूम में अकेला सोऊंगा, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना। रवीश ने उसको ये सारी बातें कही थी कि जब उसकी मम्मी उसके पापा के रूम में सोएगी तभी उसे बहुत सारे छोटे भाई बहन आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर उसके भाई बहन ज़रूर आएंगे। आयश उन दोनों के गाल पर गुड नाइट किस करके अपने बेड पर लेटता है और उन दोनों को जाने के लिए कहता है। नेत्रा और प्रथम एक दूसरे की तरफ देखते हैं।
प्रथम आयांश को सुनाते हुए नेत्रा से कहता है, ठीक है, आज से आयांश की मम्मी मेरे साथ सोएगी और मुझे ही सारी कहानियाँ सुनाएगी, मुझे ही लोरी सुनाएगी। आयांश को नहीं सुनाओगी ना? आयांश की मम्मी उसके पापा के साथ ही सारी मस्ती करेगी। प्रथम नेत्रा को उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों गेट के पास पहुँचे ही थे कि आयांश बोला, पापा मम्मी नहीं जाओ ना। आयांश की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। उसको पता था कि आयांश अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकता। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो आयांश नेत्रा को कहता है, आप पहले मुझे लोरी सुनाओ फिर जाना। और प्रथम की सारी स्माइल अब जा चुकी थी। उसका बेटा उसकी तरह ही ढीठ था। नेत्रा और वो उसके पास बैठते हैं। नेत्रा उसके सर पर हाथ फेरकर प्यारी सी लोरी गाकर सुनाती है। आज चल के तुझे ले चलूँ मैं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। प्रथम भी उसकी लोरी सुन रहा था। उसको कल रात की बात याद आ रही थी जब नेत्रा ने उसे ये लोरी गाकर सुनाई थी। ये लोरी सुनकर उसे भी कितनी अच्छी नींद आई थी। उसे कल रात की किस भी याद आ रही थी। ये किस नेत्रा के साथ उसकी लाइफ का सेकंड किस था। उसे नेत्रा को किस से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके उस पर वो करना बहुत ज़रूरी था उसके लिए। इस बार नेत्रा ने कोई अपना प्यार साबित करने के लिए उसे किस नहीं किया था। वो तो बस उसको संभालने के लिए किस किया था। थोड़ी देर में आयांश हो जाता है। नेत्रा झुककर उसके माथे पर किस करके उसके पास सोने लगती है तो प्रथम उसे कहता है, ये क्या कर रही हो? अपने बेटे को जानती नहीं हो क्या तुम? अगले दिन उसने तुम्हें यहाँ सोते देख लिया तो पूरी हवेली को सर पर उठा लेगा, सबके सामने बेबी की जिद करने लगेगा, फिर सारे घर वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे दूसरा बच्चा करने के लिए। कुछ दिन तुम मेरे रूम में सो जाओ, ये खुद ही तुम्हें वापस बुला लेगा। नेत्रा हाँ में सर हिलाती है तो प्रथम भी आयांश के सर पर किस करता है और वो दोनों अपने रूम में चले आते हैं। दूसरी तरफ नेत्रा और प्रथम के रूम में नेत्रा प्रथम के रूल याद करके उसको गुड नाइट कहकर रूम के काउच पर सोने लगती है तो प्रथम उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है, बेड पर सो जाओ तुम, मैं सो जाऊंगा काउच पर। नेत्रा प्रथम को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर वो काउच को देखती है। उसको हंसी आने लगती है क्योंकि प्रथम 6 फीट लंबा चौड़ा इंसान था। वो किसी भी तरह उस काउच पर तो नहीं फिट होने वाला था। अगर वो उस पर सोता तो उसके पैर हवा में रहने वाले थे। वो हंसते हुए बेड पर सोते हुए कहती है, गुड नाइट, आराम से सोना। प्रथम उसकी हंसी का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो उस पर हंस रही थी, उससे ये कैसे बर्दाश्त होता। वो उसके बगल में लेटता है और बोला, कम हंसो, ये मेरा रूम है, मैं तो बेड पर ही सोऊंगा, तुम भी सो जाओ। नेत्रा उसे गुड नाइट कहती है तो प्रथम उसकी तरफ देखता है और उसके पास आकर उसके माथे पर किस करके गुड नाइट कहता है तो वो करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज नेत्रा बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो पहली बार प्रथम के रूम में उसकी इजाज़त के साथ सोने वाली थी। वो भी अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद प्रथम नेत्रा से बोला, नेत्रा सो गई क्या तुम? अभी तक नहीं सोई हूँ, बस नींद आने वाली थी, उससे पहले आपकी आवाज़ आ गई। कुछ काम था क्या आपको? प्रथम बोला, कुछ महीने पहले तुम आयांश को एक स्टोरी सुना रही थी राजा रानी की, जिसमें राजा जंग से आया था पर वो रानी को पहचान नहीं पाया था, फिर वो उसको पहचान लेता था। तो उस कहानी में आगे क्या हुआ? नेत्रा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, आपको इस वक्त मुझसे कहानी सुननी है क्या? प्रथम बोला, हाँ मुझे कहानी ही सुननी है, बताओ आगे क्या हुआ। नेत्रा कुछ सोचकर आंखें बंद करके कहती है, धीरे धीरे राजा रानी को समझने लगा, रानी भी राजा को समझने लगी। दोनों अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगे थे पर राजा के दिल में कुछ था, कोई दर्द था जो वो किसी से बयां नहीं कर सकता था।
पर अपने अंदर ही दबा कर रखता था। रानी को भी नहीं बताता था। रानी जानना चाहती थी कि राजा के दिल में दर्द क्या है, पर वो डरती थी क्योंकि राजा ने उसे कभी ऐसे सवाल पूछने का हक दिया ही नहीं था। जिस हक से वो पूछती तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ये बोलकर नेत्रा चुप हो जाती है। प्रथम बोला, आगे क्या हुआ? अब नेत्रा कोई जवाब नहीं देती तो वो समझ जाता है कि वो आज भी कहानी को पूरा सुनाए बिना ही सो चुकी थी। वो उसको देख रहा था। कल तो आसमान के बादलों की वजह से इतनी ज़्यादा चांद की रोशनी नहीं थी, पर आज बालकनी से आती चांद की रोशनी नेत्रा के चेहरे पर गिर रही थी, जो उसके चेहरे की चमक बढ़ा रही थी। नेत्रा को देखकर उसको कल रात वाली किस की याद आई। वो सोच रहा था कि ये किस नेत्रा की लाइफ का फर्स्ट किस होगा जब उसने इसके साथ शेयर किया था। ये सब सोचते हुए न जाने कब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह पूर्वी की आंखें खुलती है। वो अपने आसपास देखती है। वो अकेली ही पूरे बेड पर सो रही थी। वो इस वक्त काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। वो पूरे रूम को और अपने आप को देखती है। कल रात को रूम बहुत सुंदर लग रहा था। उसने रविश ने क्या रूम की हालत बना दिया था। पूरे बेड के फूलों की डेकोरेशन खराब हो गई थी। उन दोनों के पूरे कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे। उसने इस वक्त रात वाला रविश का शर्ट पहना था। पूर्वी तो रात को थक गई थी, इसलिए रविश ने उसे टॉवेल से साफ किया और उसे अपना शर्ट पहनाया। इसमें रविश की खुशबू आ रही थी। कल रात वाला रविश का बिहेव याद करके पूर्वी के चेहरे पर स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है। वो अपने बच्चे से कहती है, थैंक यू बेबी, मॉम की लाइफ में आने के लिए आपकी वजह से ही अब आपके डैड के साथ खुश हूँ मैं। आई लव यू बेबी, आई ऑल्सो लव यू माई बेबी। रविश की आवाज़ आती है और उसके साथ रूम का दरवाज़ा खुलता है। रविश एक चाय की ट्रे लेकर अंदर आता है। उसने इस वक्त सिर्फ जीन्स पहनी थी। रविश और अपनी मॉर्निंग चाय को देखकर पूर्वी की स्माइल और बड़ी हो जाती है। रविश पूर्वी के पास बैठता है और उसके होठों पर किस करके गुड मॉर्निंग बोलता है और उसको चाय देता है। पूर्वी उस चाय को लेकर थैंक यू और गुड मॉर्निंग बेबी कहती है। रविश ने उन दोनों के लिए चाय बनाई थी। उसने सर्वेंट को कहा था कि थोड़ी लेट आने के लिए। अपनी बेबी को वो अपने हाथों से ही चाय बनाकर पिलाना चाहता था। पूर्वी और वो दोनों चाय पी रहे थे। पूर्वी उसे चाय पीते हुए पूछती है, मेरे कपड़े ओबरविला से मंगा लिए हैं ना तुमने? मुझे आज ऑफिस जाना है, कल की छुट्टी भी हो गई है। कुछ सोचकर, बेबी मैं आज ऑफिस चली जाऊँ ना? रविश चाय पीते हुए ना में सर हिलाता है। पूर्वी अपना चाय का खाली कप साइड में रखकर कहती है, क्यों नहीं जाना? अब तो हो गई ना मेरी शादी, तो तुम्हारे साथ सर को जेठ जी की ही नज़र से देखूंगी मैं पक्का। ये बोलकर पूर्वी हंसने लगती है। रविश बस उसे घूर कर देखता है। मुझे प्रथम पर तुमसे भी ज़्यादा भरोसा है। तुम उसे किसी भी नज़र से देखो, वो तुम्हें पहले ही अपनी बहन की नज़र से देखता है, अब भाभी की नज़र से देखेगा। पूर्वी उसे कहती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है रविश जी? मैं घर पर नहीं बैठना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ प्लीज़। रविश भी अपनी चाय की कप साइड में रखता है और पूर्वी को अपने गोद में बैठाकर उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, बेबी मैं भी तुम्हें घर में कैद करके नहीं रखना चाहता हूँ, बट अभी तुम अकेली नहीं हो, प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें काम करने से। ये जो इतने महीने से तुम स्ट्रेस ले रही थी, मुझे याद करके उसका ही नतीजा है ये सब कि अब तुम्हारी बॉडी इतनी वीक हो गई है। तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आने वाले 5 महीनों तक अब तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ हमारे बेबी का और अपना ध्यान रखोगी, अच्छी डाइट लोगी, एक्सरसाइज करोगी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगी, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनोगी और कुछ करना है तो
तुम मुझसे लड़ लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगी तुम। पूर्वी को भी उसकी बात सही लग रही थी, पर फिर उसे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा था जो उसने प्रथम की कंपनी के साथ किया था, जिसके हिसाब से वो 3 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकती थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही रवीश ने बोला, प्रथम से बात कर ली है मैंने, उसने कह दिया है कि तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी प्रेग्नेंट भाभी से काम थोड़ी ना करवाएगा वो। कुछ महीने रेस्ट करो तुम बस। तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं डैड से कह दूंगा कि तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो। पूर्वी अब कोई जिद भी नहीं कर रही थी। वो उसकी गोद में आंख बंद करके बैठी थी। रवीश उसके सर पर हाथ फेर रहा था और एक हाथ उसकी शर्ट के अंदर से उसके पेट को सहला रहा था। पूर्वी कुछ सोचकर कहती है, तुम सच में प्रथम सर के दोस्त हो ना? रवीश उसे कहता है, हाँ मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पूर्वी बोली, तो फिर तुम उसको बचपन से जानते होंगे? रवीश हाँ कहता है। तो पूर्वी बोलती है, उसकी पहली वाइफ कैसी थी दिखने में? वो उसको भी जानते थे क्या तुम? रवीश कहता है, अदिति भाभी भी हमारे साथ ही पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी वो, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी वो। उसकी फ़ोटो देखोगी तब समझ में आएगा तुम्हें प्रथम को उससे पहली नज़र में ही प्यार क्यों हो गया था। वो अपना फ़ोन निकाल कर पूर्वी को अपने कॉलेज के टाइम की फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो सब थे। पूर्वी उन फ़ोटोज़ को देखने लगती है। उसमें उसके कॉलेज की फ़ोटो, प्रथम अदिति की शादी की फ़ोटो थी। पूर्वी प्रथम की शादी की फ़ोटो देखते हुए बोली, प्रथम सर अदिति मैम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना? रवीश उसे कहता है, वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका पहला प्यार थी वो, तुम्हें पता है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, कैसे मासा को अपने और अदिति के बारे में बताएगा। वो हाँ करेगी या ना करेगी, पर मासा ने खुद ही उसकी शादी अदिति भाभी से करवा दी। उस टाइम दुनिया का सबसे खुश इंसान था मेरा दोस्त। जब से अदिति भाभी मर गई तब से प्रथम की ज़िंदगी से मेरा दोस्त तो हंसना भूल ही गया था। नेत्रा भाभी के आने के बाद पहले वाले प्रथम को वापस पाने की किरण दिखी है सभी को। पूर्वी उसे कहती है, हो जाएगा सर को नेत्रा मैम से भी प्यार, तुम्हारी तरह थोड़ी ज़्यादा बोलती है वो, पर हो जाएगा। पूर्वी उसकी फ़ोन को साइड में रखकर उसकी गोद में आराम से सोने लगती है तो रवीश बोला, उठना नहीं है क्या तुम्हें? पूर्वी ऐसे ही ना में सर हिलाती है तो रवीश उसे कहता है, थोड़ी देर में अब सर्वेंट आने वाले हैं, हम रूम से बाहर नहीं गए तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अभी तक हमारी फर्स्ट नाइट मना रहे हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम्हें हो सकती है प्रॉब्लम। रवीश की बात सुनकर पूर्वी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो बेड से उठने लगती है पर रवीश उसे उठने नहीं देता। वो उसको गोद में उठाता है और उसे बाथरूम में ले जाने लगता है। पूर्वी अब कुछ कह नहीं रही थी। रवीश के साथ ये मोमेंट एंजॉय करते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। कुछ देर में बाथरूम के अंदर से दोनों के साथ में शावर ले रहे थे और अपने इन हनीमून फेज को एंजॉय कर रहे थे। सिंघानिया हवेली में प्रथम की आँख धीरे से खुलती है। उसकी आंखों के सामने नेत्रा का चेहरा था, जबकि नेत्रा उसके सिर पर सर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह आराम से सो रही थी। उसको ऐसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो आज काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो नेत्रा के माथे पर किस करके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। नेत्रा को डिस्टर्ब ना करते हुए वो आहिस्ता से बेड से उठकर वॉशरूम में जाता है। 20 मिनट जब वो बाहर आता है तब रूम में कोई नहीं था। वो समझ जाता है कि नेत्रा आयांश के रूम में गई होगी। उसको उठाने के लिए कुछ देर बाद सभी घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे थे। साथ में आजकल आयांश अपने हाथ से खाना खा रहा था, इसलिए वो अपनी अलग चेयर पर बैठा था। वो खाना खाते हुए नेत्रा और प्रथम को कहता है, मम्मी पापा
आपका बेबी और पूर्वी चाची के बेबी की तरह मम्मी के टम्मी में है ना, वो मम्मी की टम्मी से बाहर कब आएगा। आयाश की बात सुनकर नेत्रा के गले में खाना अटक जाता है और उसे अब जोरों से खांसी आने लगती है। सभी घर वाले प्रथम और नेत्रा की तरफ देखते हैं। नेत्रा बेचारी नीचे मुँह करके पानी पीने लगती है। उसको अब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका बच्चा सबके सामने उसे ये सब कह रहा था। आयाश बोला, आप दोनों लेकर आ गए ना मेरे लिए छोटा भाई बहन, आपके रूम में है क्या वो, कब तक आएगा वो। प्रथम आयाश को अब स्ट्रिक्टली चुप होकर खाना खाने के लिए कहता है, तो अब आयाश कुछ नहीं कहता। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और आयाश स्कूल जाता है। दोपहर को शिवानी जी प्रीति जी नेत्रा को हॉल में बैठाती है और उसकी राई नमक सूखी लाल मिर्च से नज़र उतारती है। शिवानी जी नेत्रा को कहती है, अपनी मम्मी को कब बताने वाली थी तुम। प्रीति जी उसे कहती है, कितने दिन चढ़ गए। नेत्रा को उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। शिवानी जी प्रीति जी राधिका तथा अंगद और आयाश के बचपन के छोटे कपड़े दिखा रही थी। प्रीति जी उसे कपड़े दिखाते हुए कहती, ये 6 महीने तक आने वाले मेहमान को नए कपड़े नहीं पहनाते, बच्चे की त्वचा नाजुक होती है ना, इसलिए उसको ये सब ही पहनाते हैं। हमने ना सबके कपड़े संभाल कर रखे हैं। राधिका आयाश सभी के यही पहनाएंगे हम पहले। लड्डू गोपाल तो पहले से ही है, अब हमारे यहाँ एक राधा रानी आ जाए। नेत्रा गौर से उन कपड़ों को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसको उन कपड़ों को देखकर खुशी भी हो रही थी। शिवानी जी नेत्रा को कहती है, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम्हारा रूम नीचे ही शिफ्ट कर देंगे हम। ऐसी हालत में सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ करने की सोचना भी मत। अब तुम खाना भी बहुत कम खाती हो, तुम ठीक से खाना खाया करो। अब कोई आनाकानी नहीं करोगे तुम। दिन में 2 टाइम दूध पीना है। दूध का नाम सुनते ही नेत्रा बोली, मम्मी मुझे दूध पसंद नहीं। शिवानी जी बोली, पीना पड़ेगा सब कुछ, कल पूर्वी को भी हमने ये सब ही बताया था। उसके हाथ तुम्हें टच करते ही तुम्हारी भी गोद भर रही है। शुभ घड़ी में आई है वो हमारे घर, भगवान उसको और लविश को हमेशा खुद रखे। अब नेत्रा को शिवानी जी की बात समझ में आ रही थी कि उनकी दोनों सासु माँ उसकी नज़र क्यों उतार रही थी। अब नेत्रा को हंसी आने लगी। वो उन दोनों को कहती है, आप दोनों जैसा सोच रही हो माँ और चाची, वैसा कुछ नहीं है, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। शिवानी जी बोली, फिर आयाश क्या बोल रहा था कि उसका छोटा भाई बहन आने वाले हैं। नेत्रा उनको कहती है, वो तो उसने लवीश जी के बच्चे के आने की बात सुनी तो ऐसे ही जिद कर रहा है। वो बच्चा है वो, आप दोनों थोड़ी ना बच्चे हो। बच्चा आएगा तो आयाश से पहले मैं आप दोनों को ही बताऊंगी ना। वो उठकर अब अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति जी और शिवानी जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। उन दोनों ने क्या क्या सोच लिया था, उन दोनों को भी अब हंसी आने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है। सभी की लाइफ सही चल रही थी। सिंघानिया हवेली में रात को अंगद छत पर खड़ा था। वो सिगरेट के कस ले रहा था, तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। एक पल के लिए वो डर जाता है और अपनी सिगरेट नीचे करता है। प्रथम को देखते ही वो चैन की सांस लेता है। वो उसको इग्नोर करते हुए वापस से सिगरेट पीने लगता है। प्रथम उसके पास आकर खड़ा होता है। जब से प्रथम आया था तब से उसने एक बार भी ठीक से अंगद से बात नहीं की थी। वो उससे बहुत दिनों से भाई की तरह बात करना चाहता था जैसे वो पहले रहता था, पर अंगद को अब उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रथम का मूड आजकल अच्छा था। वो माहौल को शांति खत्म करने के लिए बोला, ये सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया तूने। अंगद बोला, कभी कभी स्ट्रेस होता है मुझे तो पी लेता हूँ। प्रथम उससे पूछा, किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, तेरे और महक के बीच सब सॉर्टेड है ना।
ऑफिस में सब ठीक है ना? अंगद को प्रथम को वहाँ देखकर अब इरिटेशन हो रही थी। वो कुछ पल की शांति के लिए छत पर आ रहा था, पर प्रथम अब उससे ये सब सवाल पूछकर उसे इरिटेट कर रहा था। वो उससे कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तू जानकर क्या ही करेगा? प्रथम कहता है, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? मैं तुझसे अच्छे से बात कर रहा हूँ ना, तो तू भी कर। तुझसे मैं 10 महीने बड़ा हूँ, थोड़ी तो छोटे भाई वाली तमीज़ ला अपने अंदर। अंगद कहता है, तुझ पर सूट नहीं करता ऐसे बड़े भाई की तरह बिहेव करना। आया बड़ा तमीज़ से बात कराने वाला। प्रथम बोला, तमीज़ से तो बात करनी पड़ेगी तुझे मुझसे। प्रथम राज सिंघानिया हूँ मैं। अंगद उसे कहता है, हाँ तो मैं भी अंगद सिंघानिया हूँ, मुझे नहीं करनी तुझसे बात, मुझे अकेला छोड़ दे, जा नीचे। प्रथम उसे कहता है, मेरी हवेली है ये, मैं क्यों जाऊँ? तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुझे प्रॉब्लम है तो तू जा। अंगद कुछ भी नहीं कहता। प्रथम भी कुछ अब नहीं कहता। थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आवाज़ आती है। साथ में नेत्रा की आवाज़ आती है। प्रथम, अंगद भाई जी, आप दोनों ऊपर हो क्या? प्रथम उससे कहता है, हाँ ऊपर ही हैं हम दोनों। अंगद जल्दी से अपनी सिगरेट वहीं फेंकता है। अंगद प्रथम को जल्दी से कहता है, वैसे तो मुझे पता है मेरे कुछ भी करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर किसी को भी ये सिगरेट वाली बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी पापा पहले ही मुझसे शादी के लिए नाराज़ हैं। भाभी को भी नहीं बताना, वो मुझे डांटेगी नहीं तो। प्रथम उसे हैरानी से देख रहा था। अंगद को उससे इतना डर नहीं लग रहा था, पर उसे नेत्रा से डर लग रहा था। नेत्रा ऊपर आते हुए उन दोनों से कहती है, आप दोनों भाई यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? नेत्रा को वहाँ पर सिगरेट की स्मेल आती है। उसे पता था कि प्रथम ड्रिंक करता है और सिगरेट नहीं पीता। वो अंगद को घूर कर देखने लगती है, फिर उससे कहती है, क्या कर रहे थे आप यहाँ? सिगरेट पी रहे थे ना आप? मैंने आपको कितनी बार मना किया है ना कि उस जहर को हाथ न लगाएं। अंगद उससे सॉरी कहता है और बोला, सॉरी भाभी, आज ये लास्ट बार है, पक्का छोड़ दूंगा मैं। नेत्रा उससे कहती है, मेरी कसम खाकर कहिए आप आज के बाद ये सब काम दोबारा नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम, अगर आज के बाद आपने कभी सिगरेट को हाथ भी लगाया। अंगद नेत्रा की बात काट नहीं सकता था। वो उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा। नेत्रा उन दोनों को कहती है, नीचे चलिए, नीचे फैमिली डिस्कशन हो रही है, आप दोनों हो ही नहीं वहाँ। प्रथम उसे कहता है, मैं तो फैमिली डिस्कशन में हमारा क्या काम, हमारी सुनता ही कौन है इस हवेली में? इस हवेली में सिर्फ एक की ही बात सुनी जाती है, वो है श्रीमती रेणु देवी जी की। उनका फैसला ही फर्स्ट एंड लास्ट होता है। अंगद भी कहता है, हम गरीबों को इस हवेली में रहने दे रही है, वही बड़ी मेहरबानी है उनकी। ये बोल वो दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दूसरे को देखते ही उनका मूड खराब हो जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। नेत्रा उन दोनों का हाथ नीचे कर नीचे जाते हुए कहती है, चलो नीचे, नंदोई जी के घर से फ़ोन आया है, 2 दिन बाद राधिका का गौना है, उनको लेने के लिए आने वाले हैं। राधिका तो कह रही थी कि वो कभी नहीं जाएगी, पर वो आ रहे हैं। नेत्रा की बात सुनकर प्रथम सीरियस होता है। वो तीनों नीचे हॉल में आते हैं। सभी घर वाले वहीं थे। सुनील जी प्रथम को कहते हैं, बड़ू बहू ने तो बता दिया तुम्हें कि 2 दिन बाद राधिका का गौना होने वाला है। प्रथम राधिका की तरफ देखता है। वो दुखी सी खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि राधिका अपनी दादी के सामने कभी अपना मुंह नहीं खोलने वाली। वो उस शादी में रहकर बस घुट कर रह जाएगी। प्रथम सुनील जी को कहता है, राधिका से पूछा क्या आपने कि ये क्या चाहती है? ये जाना चाहती है क्या अपने ससुराल? सुनील जी उसे कहते हैं, इसमें राधिका से पूछने की क्या बात है? शादी
के अपने ससुराल नहीं जाएगी तो कभी न कभी तो उसका गौना करना था ना। प्रथम कहता है, कैसी शादी, क्यों करना है ये गौना, राधिका नहीं करेगी ये। प्रथम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, भाई जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गौने से, गौना तो होना ही है ना। राधिका की बात सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। प्रथम उसे कुछ नहीं कहता, उससे पहले ही राधिका ना में सर हिलाकर उसे मना करती है। आयाश खुश होकर नेत्रा को कहता है, मम्मी बुआ की शादी हो रही है ना। कुछ देर बाद फूफा जी के घर से इसीलिए फ़ोन आया था ना। नेत्रा उसे कहती है, हाँ बेटा बुआ की शादी हो रही है, हम सब खूब मस्ती करेंगे उनकी शादी में। नेत्रा रेणु देवी से पूछती है, बड़ी दादी राधिका और नंदोई जी की फिर से शादी होगी ना। नेत्रा रेणु जी को कहती है, राधिका और तुम्हारे जवाई शाह की शादी तो हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी, गौना के लिए पूजा होगी वो बस। नेत्रा दुखी होकर कहते, शादी नहीं होगी, पर मेरा मन था शादी देखने का, हल्दी मेहंदी सारे रिवाज में नाचने का। प्लीज़ बड़ी दादी करते हैं ना शादी, मेरी शादी में ये सब नहीं हुआ था, मुझे देखना है। राधिका वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है तो प्रथम उसके पीछे पीछे जाता है। प्रथम आकर राधिका को कहता है, मना क्यों नहीं किया बाहर शादी के लिए। राधिका उससे बोली, भाई जी पर शादी के लिए मना मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी शादी तो पहले हो चुकी है ना। प्रथम बोला, वो कोई शादी नहीं थी, मंडप में बैठकर मांग में सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती है, ये सब दिल के रिश्ते होते हैं, तेरा दिल तो उस शौर्य से जुड़ा हुआ है ना। राधिका उसे कहती है, वो सब मेरा बचपना था, कुछ भी नहीं था हमारे बीच, शौर्य नहीं करता मुझसे प्यार, मैं भी नहीं करती हूँ उससे प्यार। प्रथम उससे बोला, वो शौर्य पागल है, एक थप्पड़ पड़ेगा उसको तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, वो तुझसे शादी कर देगा तो उसके साथ बहुत दूर चली जाना, फिर यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। राधिका बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शौर्य को कुछ भी नहीं कहोगे। चौधरी साहब मुझे लेने आ रहे हैं 2 दिन बाद, मैं उनके साथ खुशी खुशी जाना चाहती हूँ। प्रथम उससे कुछ कहता उससे पहले ही राधिका उसे हक करके कहती है, आपको मेरी कसम भाई जी, आप कुछ नहीं करोगे, ना उस शौर्य से बात करोगे और ना किसी और से। जो हो रहा है उसमें सब बहुत खुश हैं, अपने पति के घर जा रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही होगी मेरे लिए। मैं तो बचपन में ही उनकी हो गई थी, मेरे हाथ पर तो उनके नाम की मोहर भी लगी हुई है। राधिका ने अब उसे अपनी कसम दे दी तो वो क्या ही कर सकता था। वो बोला, तू ये चाहती है तो ठीक है, पर गौना नहीं होगा तेरा, मैं नहीं मानता उस शादी को। जमाई साहब को कहेंगे तुझसे दोबारा शादी करे, माँ सास से बात कर लूँगा मैं। प्रथम की बात सुनकर राधिका रोने लगती है। उसे जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को संभाल रखा था, पर दोबारा शादी की बात सुनकर वो अपने आप को रोने से बिल्कुल रोक नहीं पा रही थी। वो उसे रोते हुए कहती है, मुझे नहीं शादी करनी भाई जी, मैं नहीं कर सकती शौर्य के सामने किसी और से शादी, वो नहीं कहेगा कुछ भी, पर मुझे पता है उसको मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी मेरी शादी देखकर, मुझे किसी और के साथ मंडप में देखकर चली जाऊंगी मैं ऐसे ही अपने ससुराल, मुझे नहीं करनी फिर से शादी किसी से। प्रथम से अपनी बहन की ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। उसने अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। वो शौर्य से प्यार करती थी, फिर भी वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। कुछ देर में राधिका शांत हो जाती है। वो उसको बेड पर सुलाता है, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है, उसके माथे पर किस करके वहाँ से उठकर उसके रूम की लाइट बंद करके बाहर चला जाता है। वो हवेली के बाहर आता है। उसको इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसका गुस्सा शौर्य पर निकलने वाला था।
वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। वो डंडा लेकर प्रथम उसके हाथ से डंडा लेकर शौर्य की तरफ बढ़ जाता है। प्रथम बिना किसी वार्निंग के अंदर आता है और शौर्य को मारने लगता है। शौर्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से प्रथम को हो क्या गया है। उसके हाथों से डंडा लेता है और प्रथम को मारने लगता है, पर प्रथम को मारते ही वो डंडा टूट जाता है। शौर्य के वार करने पर प्रथम का गुस्सा अब और बढ़ता है। वो उस पर मुक्कों की बरसात करता है तो शौर्य भी उसको मारने लगता है और देखते देखते उनकी लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले लेती है। सारे गार्ड उनको दूर से देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास आने की और उनको रोकने की। शौर्य से कहता है, कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? आखिर मैंने किया क्या है जो ऐसे आकर तू मुझ पर मारने लगा? प्रथम शौर्य को मारते हुए कहता है, साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बहन से प्यार कर सकता है तो उसका हाथ क्यों नहीं थाम सकता तू? क्यों उसको झूठी उम्मीद दी तूने? शौर्य भी उसे मारते हुए कहता है, मैंने कभी राधिका को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी। प्यार किया था मैंने उससे, धोखा तो मेरे साथ हुआ था। मुझे थोड़ी ना पता था कि तेरी बहन पहले से शादीशुदा है। तुम सबने पहले ही उसकी शादी कर दी। तूने भी कभी नहीं बताया मुझे। तू तो बता सकता था ना मुझे। तूने भी मुझसे ये बात छुपाई। प्रथम मारते हुए उसे कहता है, तू कौन सी दुनिया में रहता है? तू भी तो यही था जब शादी हो रही थी। खेल रहे थे ना हम सब यहीं हवेली में। प्रथम उसके मुंह पर एक मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है, पर शौर्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्रथम पागल हो गया है क्या? पूरा चेहरा खराब हो जाएगा मेरा। प्रथम दूसरे हाथ से उसे मारते हुए कहता है, अच्छा है ना, तेरे ये सब हैंडसम चेहरे की वजह से ही तो हो रहा है। ये खराब हो जाएगा तो फिर राधिका तेरे लिए कुछ फील ही नहीं करेगी, तुझे देखेगी भी नहीं वो। प्रथम और शौर्य को ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते देख रहे थे तो कुछ गार्ड जाकर हवेली में बताकर आ जाते हैं कि वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे हैं। सभी घर वाले जल्दी से बाहर आते हैं। दोनों ने मार मार कर एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए थे। उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ घर वालों को देखकर वो दोनों अभी भी लड़ रहे थे। सभी उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हैं। प्रथम को अभिषेक जी ने और नेत्रा ने पकड़ रखा था और शौर्य को सुनील जी व अंगद ने पकड़ रखा था। प्रथम शौर्य को गुस्से में कहता है, साले उसकी याद में तड़पेगा तो सामने से भी कहेगा ना, तब भी मैं तेरी शादी उससे नहीं करवाऊंगा। शौर्य उसे कहता है, तू होता कौन है हाँ बोलने वाला? मुझे करनी ही नहीं उससे शादी। करनी होगी तो तेरी आंखों के सामने से भगा कर ले जाऊंगा उसको, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रथम उसे कहता है, चल बे, तुझमें हिम्मत ही नहीं है शादी करने की, अपने दिल की बात बोलने की, कुंवारा मरेगा तू। शौर्य उसे कहता है, तुझ में तो जैसे बड़ी हिम्मत है। अदिति ने तुझे थोड़ा सा भाव क्या दिया? नहीं तो तू पूरी जिंदगी कुंवारा ही मरने वाला था। अब उन दोनों को ऐसे जवान लड़ाते देख रेणु देवी का गुस्सा एकदम से उन दोनों के गाल पर एक एक झापड़ से पड़ता है और मासा के थप्पड़ के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता है। वो दोनों शांत हो जाते हैं। रेणु देवी जी प्रथम को गुस्से से कहती है, एक बच्चे के बाप हो तुम, ये सब सिखाओगे तुम उसको? अपनी पत्नी के भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बचपन से दोस्त हो तुम दोनों। रेणु देवी जी उसको बहुत ज़्यादा डांट रही थी। प्रथम को रेणु देवी की डांट पड़ते देख शौर्य को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके दिल में एक ठंडक मिल रही थी। प्रथम ने उसको जो मारा था उसका दर्द अपने आप कम हो रहा था। उसको डांट खाते देखकर प्रथम जब शौर्य को खुश होते हुए देखा तो वो रेणु देवी के सामने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, इसने भी तो मारा था मुझे मासा। मैं इसकी बहन का पति हूँ, बचपन का दोस्त हूँ, फिर भी अब दांत दिखा रहा है आपके सामने।
रेणु देवी जी फिर से शौर्य को कहते, शौर्य हमें लगा था तुम समझदार हो, तुम भी इसके बराबर होकर इसके साथ लड़ रहे थे। क्या हाल बना लिया है तुम दोनों ने एक दूसरे का। इसी वक्त अपने अपने घर जाओ, कल जल्दी आकर हमसे मिलना, कुछ तैयारियां करवानी है। शौर्य जी मासा कहकर वहाँ से चला जाता है और गुस्से में प्रथम को देखता है। रेणु देवी जी फिर नेत्रा को कहती है, बड़ी बहू अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ। नेत्रा प्रथम का हाथ पकड़कर उसको खींचकर वहाँ से ले जाती है। उसको भी इस वक्त प्रथम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसके भाई पर हाथ जो उठाया था, उसका गुस्सा अब प्रथम पर निकलने वाला था। नेत्रा प्रथम को रूम में लेकर आती है और उसके फटे हुए शर्ट के बटन खोलने लगती है। प्रथम उसे रोकने के लिए कहता है, नेत्रा मैं कर लूँगा। नेत्रा उसे गुस्से में देखती है। जब प्रथम नेत्रा को इतने गुस्से में देखता है तो वो चुप हो जाता है। फिर वो उसको कुछ नहीं कहता, वो जो कर रही थी उसको वो करने देता है। नेत्रा उसके शर्ट को पूरे बटन खोलकर उसे गुस्से में फेंकती है। शरीर पर प्रथम के जगह जगह चोट के निशान थे। शौर्य ने भी उसे वापस से बहुत तेज से मारा था। नेत्रा फर्स्ट एड किट लेकर आती है, उसमें से दवाई निकालकर चोटों पर लगाने लगती है। प्रथम बस उसको एकटक देख रहा था। प्रथम की चोट को देखकर नेत्रा की आंखों में आंसू बहने लगे थे। जब प्रथम नेत्रा की आंखों में आंसू देखता है तब उसको कुछ साल पहले की एक बात याद आने लगती है। जब शादी के बाद प्रथम और अदिति अपने हनीमून पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। अदिति प्रथम के हाथ पर ऐसे ही दवाई लगा रही थी। उसकी भी कंजी आंखों में ऐसे ही आंसू बह रहे थे और वो डांटते हुए कह रही थी, क्या जरूरत थी प्रथम उनसे ऐसे लड़ने की। मैं 2 मिनट वॉशरूम क्या चली गई, तुमने तो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर लिया। कुछ हो जाता तुम्हें, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें। प्रथम उससे कहता है, वो गली का गुंडा तुम्हें देख रहा था, पता नहीं किस भाषा में गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने मार दिया। उसने अपने आदमी बुला लिया, तो अब मैं क्या करूं। अदिति उससे कहती है, तो तुम पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनसे भिड़ने की। वो 7 लोग थे, हम 2, कुछ हो जाता तो तुम्हें। वो तो यहाँ के लोकल्स आ गए बीच में, नहीं तो कहाँ जाते हम इस अनजान देश में। अदिति जोर से उसे दवाई लगाकर कह रही थी, जिससे प्रथम के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। वो उससे कहता है, अदिति आ, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। अदिति गुस्से में उसकी तरफ देखती है तो प्रथम चुप हो जाता है, पर वो अभी भी ऐसे ही गुस्से में उसकी चोट को साफ कर रही थी। प्रथम ऐसे अपने हनीमून को बर्बाद तो नहीं होने दे सकता था। अभी भी 15 दिन और ट्रिप की बाकी थी उनकी। उसको उसके गुस्से को शांत करने का एक ही रास्ता नज़र आ रहा था। वो बिना किसी वार्निंग के उसको किस करने लगता है। पहले अदिति इसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो भी उसका साथ देने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।